एबीपी लाइव में बात करेंगे नेपाल में आए भूकंप की, जो अपने साथ तबाही का सैलाब लेकर आया। दरअसल मरने वालों की तादाद 6000 को पार कर चुकी है और अब तक ज्यादातर जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी वो नेपाल की राजधानी काठमांडू की थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तबाही की कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं। काठमांडू के अलावा कुछ और इलाके सामने आए हैं जहां बेतहाशा बर्बादी लेकर आया ये भूकंप। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। भक्तपुर की तस्वीर, काठमांडू से करीब 20 किलोमीटर के फासले पर भक्तपुर है। नेपाल की पुरानी राजधानी भक्तपुर, नेपाल का सांस्कृतिक केंद्र भक्तपुर, और वहीं दूसरी तरफ सिंधुपाल चौक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां सबसे ज्यादा 1200 लोगों की मौत हुई है। तो पहले जरा बात भक्तपुर की करते हैं। नेपाल का सांस्कृतिक केंद्र भक्तपुर जो अब पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। भूकंप से तबाही ने नेपाल की सूरत कितनी बदल दी है, ये दिखाने के लिए एबीपी न्यूज आपको काठमांडू से 20 किलोमीटर दूर मौजूद ऐतिहासिक शहर भक्तपुर ले आया है। 12वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान कभी इस जगह से मल्ल राजा नेपाल की तकदीर तय किया करते थे, लेकिन आज कुदरत ने इसके माथे पर सिर्फ बदनसीबी का मलबा छोड़ा है। इतिहास की गलियों से गुजरेंगे तो आपको भक्तपुर का ये दरबार स्क्वायर नजर आएगा। भूपति सिंह मल्ल की मूर्ति के पीछे ये नटेश्वर मंदिर नजर आएगा। लेकिन देखिए भूकंप के बाद की ये तस्वीर। नेपाल में आए जबरदस्त भूकंप में नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले भक्तपुर में तबाही की एक नई कहानी लिख दी। ये दरबार स्क्वायर है। भक्तपुर एक वक्त में इस वक्त सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है और एक वक्त में पूरे नेपाल की राजधानी थी। ये नाटेश्वर मंदिर है। यहाँ पे पुरातन अगर कला का एक नमूना था वो पूरी तरह से यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। और पत्थर पर की गई कारीगरी देखिए, ये पत्थर पर की गई कारीगरी का एक बहुत ही पुराना नमूना था। इस तरफ देखिए पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जो जबरदस्त भूकंप आया था 7.9 मैग्नीट्यूड का, ये मंदिर उसे सह नहीं सका और पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस तरफ यहाँ के जो राजा है भूपतिंद्र मल्ला, उनकी स्टैचू है, उनकी मूर्ति है और बिल्कुल इस स्टैचू के ठीक सामने वहाँ पर ये पैलेस है। 55 विंडो है, इसमें 55 खिड़कियाँ है। खास तौर पर जो नाटेश्वर मंदिर तबाह हो चुका है वो पहले कैसे दिखता था उसकी एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये तस्वीर है इस मंदिर की जो तबाह हो चुका है। ये एक वक्त में ऐसे दिखता था और अब बिल्कुल वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इतिहास के पन्नों पर दुर्गा की अर्चना के लिए मशहूर वत्सला मंदिर भी आस्था के केंद्र के तौर पर दर्ज रहा है। सोने का दरवाजा और सोने की दुर्गा मां इसकी पहचान रही है। लेकिन देखिए अब कैसे पहरे में है ये वत्सला मंदिर। जो राजा थे यहाँ के मल्ल राजा, उनकी जो मूर्ति के ठीक सामने इस तरफ ये वत्सला मंदिर है। वत्सला मंदिर और इसका एक गोल्डन गेट है। गोल्डन गेट इसलिए कहा जाता है कि इसमें सोना लगा हुआ है, सोने से बना हुआ ये गेट है, इसलिए इसे गोल्डन गेट कहते हैं। और इसके अंदर अगर जाए तो यहाँ पर आर्मी लगाई गई है। नेपाल की आर्मी आपको यहाँ पर दिखाई देगी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा है यहाँ पर, वो सोने से बनी हुई है। और जो बाहर मंदिर है वो जो टूट गया है, वहाँ से जो मूर्तियाँ निकली है सारी एंटीक मूर्तियाँ हैं। एक एक पत्थर पर की गई जो कारीगरी का एक एक नमूना आपको दिखाई देगा यहाँ पे। यानी कि 8वीं सदी से जहाँ का इतिहास शुरू होता है वहाँ की कारीगरी है। काफ़ी एंटीक पीस है ये, और इसीलिए यहाँ पर नेपाल की आर्मी को सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगाया गया है ताकि कोई भी इसे चुरा कर ना ले जाए। भूकंप से पहले की इन तस्वीरों में दिख रहा है नटेश्वर मंदिर की तरह ही दिखने वाला दूसरा शिव मंदिर। ये भी आस्था का एक अहम केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब देखिए कैसे इसका शिखर भूकंप की भेंट चढ़ गया है। जो सांस्कृतिक राजधानी रही है ये नेपाल की, एक तरह से अभी भी इसे सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। और वो दूसरी तरफ उस तरफ देखिए
वो शिवा टेम्पल है, शंकर जी का टेम्पल है। जो बद्रीनाथ या चार धाम के टेम्पल थे, उनकी कुछ वैसे ही टेम्पल यहाँ पे बनाए गए थे। जो लोग वहाँ पर जाके दर्शन नहीं ले पाते, वो टेम्पल भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो एक तरह से जो दरबार स्क्वायर है भक्तपुर का, वहाँ पर भूकंप ने तबाही मचाकर रख दी। मल्ल राजाओं ने 18वीं सदी में जब इस शहर को दोबारा बसाया तो भारतीय बौद्ध मंदिरों की पगोड़ा शैली के मंदिर भी बनवाए गए। चौकोर चबूतरे पर पिरामिड जैसा दिखने वाला ये मंदिर भक्तपुर की पहचान थे, लेकिन अब इनमें से कई मलबे में बदल चुकी हैं। भक्तपुर के दरबार स्क्वायर के पास ये है फसी देवल। इस जगह को फसी देवल कहते हैं नेपाली लैंग्वेज में, और बहुत पुरातन जगह है, पुरानी जगह है। यहाँ पर इस वक्त नेपाल पुलिस के जो जवान हैं वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ये तबाह हो चुका है भूकंप में, ऊपर से पूरी तरह से जो भूकंप के झटके थे वो ये सह नहीं सका, अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और फिलहाल यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए पुलिस एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। भक्तपुर एक पुराना शहर है, यहाँ के जो घर है वो भी पुराने स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और ये देखिए तबाही कैसे यहाँ पे आई, और ये घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। काफ़ी पुराना घर समझ में आता है, लकड़ियों से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ ये घर है। और यहाँ पर लोग बताते हैं कि 4 लोग यहाँ पर दबे हुए थे जिनको रेस्क्यू कर लिया गया। इन चारों में से 2 के शव मिले हैं, 2 अभी भी जिंदा है जिनको अस्पताल में रखा गया है। तो इसी तरह से इस पूरे इलाके में, ये गोलमदी इलाका है भक्तपुर का, और यहाँ पर सामने भी देखिए ये भी एक पुराना स्ट्रक्चर है, पुराना घर है, लकड़ियों से और ईंटों से बना हुआ, वो भी पूरी तरह से नीचे आ चुका है। यहाँ पे भी कुछ लोग थे, और हर जगह पे, क्योंकि पुराना इलाका है, ईंटों से बना है, इसलिए ये देखिए यहाँ पर भी आपको यही दिखाई देगा। भूकंप के झटके जो है ये इलाका सहन नहीं कर पाया, इसलिए बर्बादी यहाँ पे दिखाई देती है। और हमें यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई दिया, ये बोर्ड, इस पर लिखा है तत्कालीन राहत सामग्री चाहिए पीड़ित परिवार। एक मोबाइल नंबर दिया है, ये इलाके का नाम है गोलमदी, और नीचे लिखा गया है हेल्प नीडेड। यहाँ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। ये बोर्ड आपने लिखा है? यस ऑफ कोर्स, आई रोट इट। अच्छा, आपने क्यों ये बोर्ड लिखा है? क्या कोई राहत नहीं पहुंची यहाँ पर? Till now there is no like any aid coming here, like no water, no food. पूजन बता रहे थे कि उनका घर तबाह हो चुका है, यहाँ से उनका एंट्रेंस था, यहाँ पे हेल्प नहीं पहुंची, इसलिए उन्होंने सीधे यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया कि कुछ तो मदद यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची। तो देखा आपने, सैकड़ों साल पुरानी ये धरोहरें जो पूरी तरीके से मिट चुकी हैं, और नक्शा सिंधुपाल चौक इलाका जो है उसका भी पूरी तरीके से बदल चुका है। और उस पर भी और दुश्वारी है कि अब तक जो राहत और बचाव दल है वो सिंधुपाल चौक इलाके में पहुंच नहीं पा रहे हैं। दरअसल चीन के साथ जो नेपाल की सीमा है वहां से सटा हुआ ये इलाका, और जब एबीपी न्यूज की टीम इस इलाके में पहुंची तो दिल दहलाने वाली दर्द की दास्तां सामने आई। भूकंप ने, भयानक भूकंप ने सब कुछ तो बदल ही दिया, लेकिन यहाँ तो सपने की भी मौत हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सपना की। सपना जो 1.5 साल की बेटी थी। भक्त बहादुर श्रेष्ठ है हमारे साथ, 30 साल की उम्र होगी। चंद्र कुमारी उनकी पत्नी, ये उनका बेटा समीर है। एक और बेटी है संजना, और सबसे छोटी बेटी थी 1.5 साल की, सबसे प्यारी सपना, जो 25 तारीख को आए भूकंप में किसी मकान में चल बसी। उस दिन भक्त बहादुर काठमांडू में थे और घर में सपना सो रही थी। बेटा उनका बाहर था, दूसरी भी बेटी बाहर थी, और चंद्र कुमारी घर के पास ही थी। भक्त, कैसे सपना की मौत हुई, कैसे हो गया सब कुछ? दूध खा के सो रहा था तो कोकरों में भूकंप आया, उसे लेने के माँ गया, निकल नहीं पाया। बेटी हर वक्त आती होगी आपकी यादों में? आती है, नहीं है, वरिपरि बस्ते है, बोले जस्तो लाग्छ है। आपको लगता है कि यही है वो? यही है, यही नजिकै छ। हाँस्थे, बोल्थे, खेल्थे, अरू यस्तो नहाँस्थे, ऊ चाहिँ एकदमै वर्षौं यादका हर लागि वक्त सपना आपके जहन में रहती है? सँगसँग यही तेरे हुन्छ है, बोलते हाँस्थे। जैसा कि चंद्रा उस सपने के
सपना की माँ ने बताया कि हर वक्त उसे ये एहसास रहता है कि किसी न किसी कोने में, किसी भी ईंट के नीचे किसी उसका सपना के होने का एहसास है। पहाड़ी इलाकों में गांव आमतौर पर बेहद छोटे होते हैं, 2 या 3 मकान होते हैं और ये इलाका कुछ ऐसा ही है। और इन जगहों पर अब तक सरकार का कोई मुलाजिम नहीं पहुंच पाया है और ये सड़क से काफ़ी दूर भी है। और ये शख्स हैं हमारे साथ, हरि बहादुर दुलाल जी। ये टैक्सी ड्राइवर हैं और ये उनका घर है। हरि बहादुर की पत्नी जो बॉबी हैं, उनका निधन हो गया भूकंप में। उनकी बेटी थी जिसका नाम यूनिसा 3 साल की बच्ची थी, उसका भी देहांत हो गया। और अब एक बड़ी बेटी है यूनिका 8 साल की है। मैं रिटर्न आया, आने के बाद उसका कुछ भी नहीं देखा, नहीं वो घर के अंदर था तो निकल रहा। वो दोनों छोटा बेटी, वो मेरा बेबी साथ में था, अभी उस दिन से अभी तक इधर। ये इनकी पत्नी की है, पर्स में इन्होंने रखा था, बॉबी की तस्वीर है। उम्र भर का साथ देने का वादा था, लेकिन वो भूकंप ने उस वादे को खत्म कर दिया। शुक्रिया, आपने हमें तस्वीर दिखाई। और अपनी बेटी को वो नर्स बनाना चाहते थे। सोचिए, बहुत कुछ सपने थे, बहुत कुछ चाहते थी, बहुत कुछ उम्मीदें थी, तो चंद सेकंड के भूकंप की वजह से वो पूरी दुनिया उजड़ गई। वो पूरी चाहते खत्म हो गई, वो सारे सपने भी उसी वक्त उनने दम तोड़ दिया। ये मकान है सुरेश कुमार श्रेष्ठ का, जो कि घर के मालिक भी हैं और खुद ही घर के मालिक आज अपने उसी बनाए हुए, जो अपनी कमाई का तिनका जोड़ के उन्होंने घर बनाया। वो कुदरत की तबाही, भयानक भूकंप जो 25 तारीख को आया, उसमें खुद ही अपने परिवार के सभी लोगों को बचाकर तो निकाल लिए, लेकिन खुद ही राकेश इसी मकान में मलबे में दबे हुए हैं। अब भी भूकंप के ठीक 5 दिनों बाद भी आज भी उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कुदरत की नीति देखिए कि उसी तबाही में वो खुद ही दबकर वो उनकी मौत हो गई। और अब सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उन्हें निकालने की जो कोशिशें की जा रही हैं, इस तरीके से मकान के हालात हैं कि कोई भी नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। और ये सिंधुपाल का ये चौतारा इलाका जो है, ये काफ़ी दूर दराज का इलाका है। यहाँ पर संसाधन भी नहीं आ पा रहे हैं। आमतौर पर जिस तरीके की जेसीबी मशीनें वगैरह होती हैं, इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है ताकि मकान कभी भी अगर घर फड़फड़ा कर गिर न जाए और कुछ और लोगों की ज़िंदगी न चली जाए। जरा सोचिए, एक ऐसा लम्हा आता है कि किसी के सर से उसके माता पिता का साया उठ जाए। ऐसा ही हुआ चौतारा में कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ के साथ। भयानक भूकंप में उनके माता पिता चल बसे। कृष्ण बहादुर 3 भाई हैं, खुद वो नॉर्वे में पढ़ाई करते हैं। 2 घंटे से फ़ोन किया, फ़ोन नेटवर्क नहीं काम कर रहे थे, कुछ भी नहीं काम कर रहे थे उसी वक्त। मैंने 3 घंटे के बाद पता चल गया है कि मेरा बाप माँ दोनों। आमतौर पर जिस सोशल मीडिया के बारे में कहा जाता है कि उससे अफवाहें फैलती है, उस सोशल मीडिया के एक और चमत्कार देखिए कि इन्हें अपने माता पिता के गुजर जाने की खबर सोशल मीडिया से ही पता चली। बाहर खुले आसमान के नीचे ऐसे मेकशिफ्ट टेंट में बना करके, और ज़िंदगी कैसे वो थमती नहीं है, वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है। लोग खाना बना रहे हैं, ज़िंदगी को धीरे धीरे थाम कर आगे बढ़ने की जद्दोजहद जो कह सकते हैं, वो यहाँ जारी है।